गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का पूर्ति की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में पूर्ति के बारे में हमें विशेष ध्यान से पढ़ना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्ति की जो बातें होंगी सप्लाई की, वो एक पूर्तिकर्ता जो होता है यानी कि विक्रेता जो होता है, उत्पादक या विक्रेता, उसके नज़रिए से हम बात करेंगे। क्योंकि जो वस्तु की पूर्ति करता है वो कौन करता है बच्चों? विक्रेता करता है। तो इसीलिए विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होंगी। ध्यान रखना है, विशेष हम बात कर रहे हैं विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे देखना है, क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, क्योंकि पूर्ति की बात कर रहे हैं और पूर्ति विक्रेता के द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पूर्ति के बारे में परिभाषा देख लेते हैं। एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर विक्रेता के द्वारा एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर विक्रेता के द्वारा विक्रय के लिए जो इकाइयां उपलब्ध की जाती हैं वह पूर्ति कहलाती है। ठीक है बच्चों, वह पूर्ति कहलाती है। देखिए बच्चों, हम बात करें पूर्ति की तो मान के चलो एक विक्रेता है और उसके पास 100 इकाइयां हैं। तो ये जो उसके पास 100 इकाइयां रखी हुई हैं, ये क्या कहलाएगा बच्चों? स्टॉक। क्या कहलाएगा? ये स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, अब इन 100 इकाइयों में से मान के चलो वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान 60 इकाइयां बेचने के लिए तैयार रहता है। तो वर्ष के दौरान जो 60 इकाइयां बेचने के लिए तैयार होगा, ये 60 इकाइयां बच्चों क्या कहलाएंगी? पूर्ति। ठीक है बच्चों, 100 इकाइयां जो थी वो स्टॉक कहलाई थी और 100 इकाइयों में से ये 60 इकाई जो बेचने के लिए तैयार हुआ है वो क्या कहलाएंगी? पूर्ति। और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मान के चलो एक सब्जी वाला है। ठीक है, अब सब्जी वाले के पास 100 केजी बच्चों क्या है? आलू, पोटैटो है 100 केजी, ये इसका स्टॉक हुआ। अब इसमें से वो अपनी रेडी पर बच्चों, ये चलो मैं रेडी का फोटो बना रहा हूँ। ठीक है, ये रेडी है। ये रेडी पर मान के चलो वो 60 केजी आलू जो हैं वो लेकर के जा रहा है सेल करने के लिए। ठीक है, और एक ये वायर है, क्रेता है, जो कि वस्तु क्रय कर रहा है विक्रेता से। ठीक है, मान के चलो इसने
इस विक्रेता से जो रेहड़ी पे 60 किलोग्राम आलू लेकर के चल रहा है, 10 केजी जो आलू हैं वो परचेज कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, इस व्यक्ति ने 10 केजी आलू परचेज कर लिए। अब बताइए यहाँ पे पूर्ति कितनी हुई विक्रेता के द्वारा। तो बच्चों पूर्ति जो इस व्यक्ति ने 10 केजी आलू परचेज किए हैं, ये पूर्ति नहीं कहलाएगी। पूर्ति क्या कहलाएगी? जो बेचने के लिए तैयार है, विक्रय के लिए जो इकाई उपलब्ध की गई है, यानी कि 60 केजी, ये क्या कहलाएगी बच्चों? पूर्ति कहलाएगी। ये पूर्ति होगी, सप्लाई। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम एक परिभाषा और देखते हैं बच्चों पूर्ति की। अच्छा, मैं थोड़ा सा पूर्ति के बारे में और लिख रहा हूं। पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है। ठीक है बच्चों, जो टोटल 100 केजी आलू थे विक्रेता के पास, उसमें से 60 केजी 60 किलोग्राम आलू वो विक्रय के लिए लेकर के जा रहा है। तो ये जो 60 किलोग्राम आलू हैं, ये तो पूर्ति थी, तो ये किसका भाग है? स्टॉक का भाग है। अतः पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निश्चित अवधि में तैयार रहता है। ठीक है बच्चों, दोनों में से जो ऊपर मैंने परिभाषा लिखी थी या ये वाली, दोनों में से कोई भी परिभाषा आप नोट कर सकते हो यहाँ से। पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निश्चित अवधि में तैयार रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। याद है बच्चों, मांग वाले चैप्टर में भी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व आए थे। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिनसे कि वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है, और जिन बातों से, जिन पॉइंटों से वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है, उन्हीं की हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा वस्तु की बाजार कीमत। बच्चों, वस्तु की जो कीमत होती है, प्राइस जो होती है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ी तो विक्रेता का उसमें लाभ बढ़ेगा। ध्यान रखना है, वस्तु के मूल्य अगर बढ़ते हैं तो विक्रेता का उसमें लाभ बढ़ता है। लाभ बढ़ता है तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा देता है, तो पूर्ति प्रभावित हुई। या इसका अपोजिट, वस्तु के मूल्य कम होते हैं तो विक्रेता का लाभ भी उसमें कम होता है, सामान्यतः ये माना जाता है, और वस्तु की पूर्ति भी कैसी हो जाएगी बच्चों? उस कंडीशन में कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेकंड आता है उत्पादक साधनों की कीमतें। उत्पादक साधनों की कीमतें। तो देखिए बच्चों, जो वस्तु के उत्पादन करने के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, जैसे ये कोई वस्तु है जिसका उत्पादन किया जा रहा है। अब इस वस्तु का उत्पादन करने के लिए कुछ साधन काम में लिए जाएंगे, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, जो उत्पादन के साधन होते हैं। अब इन साधनों को, ये फ्री फोकट में तो वस्तु का उत्पादन होगा नहीं भाई, मजदूर लगे। ठीक है,
जो श्रम है यानी कि श्रमिक लगाए गए, जैसे मैंने यहाँ साधन ले लिया एक श्रमिक, ठीक है। अब इस श्रमिक ने काम किया तो इसके लिए मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। तो वस्तु के उत्पादन में जो साधन काम में लिए जाते हैं, वो साधनों को जो भुगतान किया जाता है वो उनकी कीमतें कहलाएंगी, और वस्तु के उत्पादन में साधनों को जो भुगतान किया जाएगा वही उस वस्तु की क्या कहलाएगी बच्चों? लागत कहलाएगी। ये सभी लागत होंगी। तो उत्पादक साधनों की कीमतें, जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी कीमतें जो हैं, यानी कि कीमतों का मतलब वस्तु के उत्पादन की वो लागतें कहलाती हैं। अगर वो लागतें बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब विक्रेता का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। लागतें बढ़ेंगी, विक्रेता का प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो वस्तु की पूर्ति भी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर बच्चों जो उत्पादक के साधन की कीमतें अगर कम हो जाएंगी, कम होने पर लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो इसका मतलब विक्रेता का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति बढ़ा देगा। तो वस्तु की पूर्ति प्रभावित हुई उत्पादक साधनों की कीमतों से, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। देखिए बच्चों, संबंधित वस्तुओं में पहले भी हम आपको बता चुके हैं 2 प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। एक होती हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसके साथ दूसरी वस्तु का होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, वो पूरक वस्तु कहलाती है, जैसे कार, पेट्रोल, ठीक है बच्चों। स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तु जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग आसानी से किया जा सके, स्थानापन्न वस्तु कहलाती है, जैसे चाय और कॉफी। चाय के स्थान पर कॉफी और कॉफी के स्थान पर चाय, स्थानापन्न हो गई। पूरक वस्तु एक के साथ साथ दूसरी वस्तु का होना जरूरी है, जैसे कार और पेट्रोल। कार के लिए पेट्रोल का होना जरूरी है, अब ये थोड़ी ना बिना पेट्रोल के कार चल दी, ठीक है। तो अब इनमें पूर्ति कैसे प्रभावित होती है? तो बच्चों यहाँ हमने बात की कोई भी वस्तु इनमें से, लेकिन 2 वस्तु होंगी उसमें, चाहे पूरक हो चाहे स्थानापन्न हो। अब एक वस्तु की, ये हमने पहली वस्तु, इसके प्राइस और क्वांटिटी होंगी, दूसरी वस्तु के भी प्राइस क्वांटिटी। एक वस्तु की कीमत बढ़ी, जैसे इस वस्तु की पहली वाली जो है, यहाँ पे भी 2 वस्तु होंगी, यहाँ पे भी 2, तो हमने चलो पूरक वस्तु ले ली या स्थानापन्न वस्तु ले ली, दोनों, ठीक है, पहली और दूसरी। अब एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो विक्रेता का इसमें लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो विक्रेता यहाँ से बढ़ा करके इस वस्तु की पूर्ति यहाँ से हटा करके और इस वस्तु की पूर्ति कैसी करेगा बच्चों? बढ़ा देगा, ठीक है। तो वस्तु की पूर्ति प्रभावित हुई। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन। बच्चों जो हम टेक्नोलॉजी का, कोई भी उत्पादक है, उत्पादक के द्वारा जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो क्यों ली जाती है? ताकि उसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा हो सकता है क्वालिटी अच्छी हो जाए, दूसरा फायदा ये हो सकता है कि लागत कम आए। तो अगर तकनीकी में परिवर्तन होता है तो उससे पूर्ति कैसे प्रभावित होती है? तो तकनीकी पहले की तुलना में अच्छी अब काम में ली जा रही है, इसका मतलब लागत कम आएगी, लागत कम आएगी तो विक्रेता का लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति बढ़ा देगा, ठीक है बच्चों। तो इससे भी वस्तु की पूर्ति प्रभावित हुई। पॉइंट नंबर 5 आता है बच्चों विशेष अवसर। होली का टाइम है, दिवाली का टाइम है, रक्षाबंधन का टाइम है, ऐसे विशेष अवसर। अब जैसे होली का टाइम हो गया तो होली से संबंधित जो वस्तुएं जैसे कलर, गुलाल है, रंग है, ठीक है, इनकी पूर्ति कैसी हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। दिवाली का टाइम आया, पटाखे या हम बात करें मोमबत्तियां हैं, तो इनकी पूर्ति कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो विशेष अवसर भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आगतों की गुणवत्ता।
आगतों की गुणवत्ता। देखिए बच्चों, आगतों की गुणवत्ता का मतलब होता है कि जो हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? साधन लगाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आगत। अगर इन आगतों की जो गुणवत्ता है, साधन जो हमने इनपुट लगाया, इसकी गुणवत्ता अगर अच्छी हुई, क्वालिटी अच्छी हुई, तो इसका मतलब वस्तु की पूर्ति कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, परिवहन लागतें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए बच्चों, परिवहन लागतें, किसी वस्तु की अगर परिवहन यानी कि जो वस्तु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत है। एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत अगर ज़्यादा आ रही है तो पूर्ति कम होगी, और लागतें अगर कम आ रही हैं तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो परिवहन लागतें भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने वस्तु को प्रभावित करने पूर्ति को प्रभावित करने वाले हमने कितने पॉइंट की बात की बच्चों? यहाँ पे 7 पॉइंट, 7 पॉइंट थे। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पूर्ति का नियम। देखिए बच्चों, पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति की परिभाषा की तो हमने बातें कर ली, अब हम पूर्ति के नियम की बात करेंगे। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं, वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वस्तु की बिक्री में विक्रेता का लाभ बढ़ जाएगा। तो जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो विक्रेता का लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा तो विक्रेता वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा देगा। तो जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तब पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। एवं जब वस्तु के मूल्य कम होते हैं तब वस्तु की पूर्ति भी, बताइए बच्चे, कैसी हो जाएगी? वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। यह कौन सा नियम कहलाएगा बच्चों? पूर्ति का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों। देखिए, इसमें वस्तु के मूल्य कैसे होंगे? स्वतंत्र, वो भी लिख देते हैं। वस्तु के मूल्य स्वतंत्र तथा पूर्ति की मात्रा कैसे चर होंगे बच्चों? निर्भर चर होते हैं तथा इन दोनों के मध्य, बताइए, मूल्य और पूर्ति की मात्रा के मध्य सीधा संबंध होता है या विपरीत? इन दोनों के मध्य कैसा संबंध होता है बच्चों? सीधा संबंध होता है। ठीक है, कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध। ध्यान रखना है इसका विशेष। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे पूर्ति के नियम का उदाहरण।
तो देखिए पूर्ति के नियम में वस्तु के मूल्य और पूर्ति की मात्रा, इसका ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो मूल्य 10, उस समय पूर्ति की मात्रा 30, मूल्य बढ़ करके 20 हुए, पूर्ति की मात्रा भी घटकर कितनी हो गई बच्चों? 20 हो गई। ऐसा होगा, ध्यान रखना। विपरीत संबंध है ये, विपरीत हुआ, मूल्य बढ़ रहे हैं, पूर्ति की मात्रा कम हो रही है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। वस्तु के मूल्य बढ़ रहे हैं तो पूर्ति की मात्रा भी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मांग में होता था अपोजिट संबंध, विपरीत संबंध, ये तो पूर्ति है, तो पूर्ति में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध, अभी पढ़ा था ना हमने। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस, क्वांटिटी, प्राइस। पहली कंडीशन बच्चों, वस्तु के मूल्य 10, क्वांटिटी 30। ये देखिए वस्तु के मूल्य 10 और क्वांटिटी कितनी बच्चों? 30। सेकंड कंडीशन, मूल्य 20, क्वांटिटी 40। मूल्य 20 और क्वांटिटी कितनी है बच्चों? 40। ये दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। ये कहलाता है आपका धनात्मक वक्र। पूर्ति का वक्र कैसा होता है बच्चों? धनात्मक। ध्यान रखना है इसका विशेष एस। ओरिजिन की तरफ हो सकता है, ओ एक्स एक्सिस की तरफ हो सकता है और ओ वाई एक्सिस की तरफ भी ये वक्र हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मांग के नियम की बातें थी। इसके बाद पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं। चलिए देख लेते हैं पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं होती हैं। पूर्ति के नियम की मान्यताएं, यानी कि हमारा पूर्ति का नियम इन मान्यताओं पर ही काम करता है। जैसा कहा गया है इसमें वैसा ही होना चाहिए, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला है उत्पादन की तकनीक स्थिर रहनी चाहिए। जब हम पूर्ति के नियम की बात करते हैं, और पूर्ति के नियम में क्या होता है बच्चों? तो पूर्ति के नियम में वस्तु के मूल्य और पूर्ति की मात्रा, इसमें संबंध देखा जाता है। तो जब हम इसमें संबंध देखेंगे, नियम की बातचीत करेंगे, तब उत्पादन की तकनीक कैसी होनी चाहिए बच्चों? स्थिर रहनी चाहिए, अदरवाइज हमारा नियम काम नहीं करेगा। भाई जैसे वस्तु के मूल्य मान के चलो कम हुए, वस्तु के मूल्य कम हुए, तो विक्रेता नियम के अनुसार वस्तु की पूर्ति कैसी करता है? कम करता है। अब हम बात करें मान्यताओं की, तो जैसे वस्तु के मूल्य कम हुए तो नियम के अनुसार पूर्ति कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वस्तु के मूल्य कम हुए थे उसी समय अच्छी तकनीकी का प्रयोग किया गया। तो मूल्य कम होने पर भी जब अच्छी तकनीक प्रयोग में ली गई तो विक्रेता का लाभ बढ़ गया, और लाभ बढ़ने की वजह से विक्रेता वस्तु की पूर्ति पहले की तुलना में ज्यादा करेगा, तो हमारा वहां पे पूर्ति का नियम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों। सेकंड होता है हमारा क्रेता एवं विक्रेता, क्रेता एवं विक्रेता की रुचि स्थिर हो, यानी कि क्रेता और विक्रेता का जो इंटरेस्ट है उस गुड्स को लेकर के, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो फिर हमारा पूर्ति का नियम काम नहीं करेगा। ऐसे ही बच्चों पॉइंट नंबर 3 है वस्तु की पूर्ति विभाज्य हो। ऐसा नहीं एक ही इकाई में वस्तु की पूर्ति होगी,
वस्तु की पूर्ति कैसी हो, विभाजनीय हो, छोटी छोटी मात्रा में हो। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो संबंधित वस्तुएं होती हैं, हमने पढ़ा था पूरक और स्थानापन्न वस्तु वही संबंधित वस्तुएं होती हैं। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें बच्चों कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इनमें हर एक पॉइंट का आप एनालिसिस करके देखोगे तो जब इनमें चेंज होगा तो हमारा पूर्ति का नियम काम ही नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। इसके अलावा सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुदान, जो सब्सिडी दी जाती है, कर एवं अनुदान स्थिर रहने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें परिवर्तन होगा तो विक्रेता के लाभ पर प्रभाव पड़ेगा, और विक्रेता के लाभ पर प्रभाव पड़ेगा तो वस्तु की पूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन ना हो। जब हम पूर्ति के नियम की बात करेंगे तब उस कंडीशन में, उस स्थिति में अगर मौसम या जलवायु में परिवर्तन हो गया तो भी हमारा पूर्ति का नियम काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों की पूर्ति में परिवर्तन ना हो। भाई जो विक्रेता है वो वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो साधन काम में ले रहा है, उन साधनों की पूर्ति, जैसे मान के चलो जो वस्तु का विक्रेता है उस वस्तु के मूल्य बढ़ गए, अब वस्तु के मूल्य बढ़े तो नियम के अनुसार वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, लेकिन उसी समय उस वस्तु के उत्पादन करने के साधन है उनकी पूर्ति कम हो गई, जीरो हो गई, तो क्या विक्रेता मूल्य बढ़ने पर भी वस्तु की पूर्ति बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये बच्चों वस्तु की पूर्ति के जो नियम है उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं जो कि यहाँ पे 7 मान। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है व्यक्तिगत पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। ठीक है बच्चों। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत पूर्ति की बात करते हैं। एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उपलब्ध कराई गई एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर, इसमें एक जोड़ देंगे, एक विक्रेता द्वारा, ठीक है, एक विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई इकाइयों की मात्रा। इकाइयों की मात्रा व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची।
अनुसूची यानी कि टेबल। व्यक्तिगत पूर्ति को दर्शाने वाली तालिका या अनुसूची क्या कहलाएगी बच्चों? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अच्छा, जो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, इसमें आपको एक अनुसूची यानी कि टेबल बनानी होगी। एक विक्रेता है, उसके द्वारा की जा रही पूर्ति को दर्शाना है। मान के चलो वस्तु का मूल्य था 10 रुपये, तब वस्तु की पूर्ति कर रहा था 20 इकाइयाँ। वस्तु का मूल्य 20 हो गया तो पूर्ति बढ़कर के कितनी हो गई? 30। अभी एक विक्रेता के द्वारा मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ाई जा रही है, तो यही क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र की। ऐसा वक्र जो व्यक्तिगत पूर्ति को दर्शाता है वह व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इस एग्जाम्पल से। वक्र भी तो बनाना होगा ना हमें। OX और OY क्वांटिटी प्राइस। पहली सिचुएशन प्राइस 10, क्वांटिटी की सप्लाई कितनी हो रही है बच्चों? 20, 10, 20। प्राइस 20, क्वांटिटी 30। प्राइस 20 और क्वांटिटी कितनी आएगी? प्राइस 20 हुए, क्वांटिटी की सप्लाई कितनी हो गई बच्चों? 30। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और दोनों पॉइंटों को मिलाकर के जो वक्र होगा वो कौन सा होगा बच्चों? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। तो ये व्यक्तिगत पूर्ति की परिभाषा, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची की परिभाषा। अनुसूची का ध्यान रखना, अनुसूची कहो या इंग्लिश में टेबल कहो यानी कि तालिका, ये सेम बातें होती हैं। जो ये टेबल बनाते हैं इसी को व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद व्यक्तिगत पूर्ति का हमने वक्र की भी बातें कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे बिल्कुल ऐसे ही टॉपिकों की, बस व्यक्तिगत की जगह जुड़ जाएगा बाजार, यानी कि बाजार पूर्ति, बाजार पूर्ति अनुसूची शेड्यूल और बाजार पूर्ति वक्र। ठीक है बच्चों। देखिए अब इसकी बातें करेंगे। सबसे पहले आएगा व्यक्तिगत पूर्ति। तो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बाजार में स्थित समस्त विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई इकाइयों
की मात्रा, इकाइयों की मात्रा का योग क्या कहलाएगा बच्चों? बाजार पूर्ति कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, बाजार पूर्ति में बाजार में स्थित कितने विक्रेताओं की बात करेंगे? समस्त विक्रेताओं की। समस्त विक्रेताओं द्वारा जो वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है उनका जो योग होगा वो बाजार पूर्ति कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाजार पूर्ति अनुसूची की। तो देखिए, बाजार पूर्ति अनुसूची में क्या कहा जाता है? बाजार पूर्ति को दर्शाने वाली तालिका बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाती है। ठीक है बच्चों, बाजार पूर्ति को दर्शाने वाली तालिका बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाती है। टेबल बना लेंगे बाजार पूर्ति के लिए। कीमत, प्राइस, और यहाँ पे हम कुछ विक्रेताओं की बात करेंगे। जैसे यहाँ हमने 3 अलग अलग विक्रेता लिए, विक्रेता सेलर A, B, C, ये 3 सेलर लिए। मान के चलो वस्तु की कीमत बढ़ रही है 10, 20 और 30। A विक्रेता वस्तु की पूर्ति बढ़ाएगा, B विक्रेता वस्तु की पूर्ति ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, और ऐसे सी विक्रेता की बात करें तो ये भी वस्तु की पूर्ति बढ़ाएगा। ठीक है, या चलो ये ज्यादा अंतर सा दिख रहा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो विक्रेताओं के द्वारा, अलग अलग विक्रेताओं के द्वारा वस्तु की पूर्ति बढ़ाई गई। अब हम बात करें बाजार पूर्ति की। बाजार पूर्ति, तो देखिए बाजार पूर्ति किस तरीके से दर्शाई जाएगी। टोटल करेंगे, A, B, C तीनों ने मिलकर के कितनी पूर्ति की वस्तु की? 10, 20 और 35। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे वक्र की। तो देखिए वक्र की डेफिनेशन यही नोट कर रहा हूं मैं। बाजार पूर्ति को दर्शाने वाला वक्र बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा वक्र जो बाजार पूर्ति को दर्शाता है वो क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। चलिए इस टेबल, ये जो अनुसूची बनाई है इसके बेस पर इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, किस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्वांटिटी, प्राइस, वस्तु की कीमत और बाजार पूर्ति।
इसी को दर्शाना है। तो कीमत 10 रुपये और पूर्ति कितनी है 10 इकाइयों, ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। कीमत 20 और पूर्ति भी 20, कीमत 20 और पूर्ति भी 20, कीमत 30 पूर्ति 35, कीमत 20 और पूर्ति कितनी है बच्चों वस्तु की 35। वो एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे 35। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये वक्र बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बाजार पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति वक्र टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसमें पूर्ति के विस्तार संकुचन और पूर्ति वक्र का दाईं ओर और बाईं ओर शिफ्ट। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, हेडिंग नोट कर लेते हैं, पूर्ति वक्र में परिवर्तन। वक्र में परिवर्तन। देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे, इसमें 2 टॉपिक आएंगे। पहले टॉपिक की बात करेंगे पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन। ठीक है बच्चों, पूर्ति का विस्तार एवं संकुचन। तो देखिए, पूर्ति के नियम में भी हमने कुछ ऐसी बातें की थी कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। पूर्ति की मात्रा कैसी हो रही है, बढ़ रही है। यह पूर्ति का क्या कहलाएगा बच्चों, विस्तार कहलाता है। देखिए, विस्तार और संकुचन के पहले शब्द की बातें करें। विस्तार का मतलब होता है बढ़ना, फैलना, और संकुचन का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना। ठीक है बच्चों, तो अन्य बातें स्थिर रहने पर जो पूर्ति का नियम था कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, तो पूर्ति की मात्रा कैसी हुई, बढ़ी, ये क्या कहलाएगा, विस्तार। और वस्तु के मूल्य कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम हुई, जो पूर्ति की मात्रा कम हो रही है ये क्या कहलाएगा बच्चों, संकुचन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, ये पूर्ति का विस्तार कहलाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। पहली सिचुएशन, वस्तु के मूल्य कितने थे बच्चों, 10 रुपए, पूर्ति की मात्रा 20। वस्तु के मूल्य 10 से बढ़कर के हो गए 20, पूर्ति की मात्रा भी 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 30। तो पूर्ति की मात्रा बढ़ी, यही हमारा पहले ये वाला पॉइंट आया, बाद में ये वाला, तो वक्र ऐसे ही बनेगा। ये कहलाएगा पूर्ति का विस्तार। क्या कहलाएगा बच्चों, पूर्ति का विस्तार। समझ में आया सभी के। इसके अलावा इसमें होता है संकुचन। तो चलिए संकुचन की भी बातें कंप्लीट कर लेते हैं। अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य कैसे होते हैं बच्चों, कम होते हैं, तब
पूर्ति की मात्रा भी कैसी होती है बच्चों? पूर्ति की मात्रा भी कम होती है। पूर्ति की मात्रा कम हुई तो यह पूर्ति का क्या कहलाएगा? संकुचन कहलाता है। पूर्ति में कमी हो रही है ना, वस्तु के मूल्य कम होने पर पूर्ति की मात्रा में कमी हो रही है। तो जब पूर्ति की मात्रा कम होगी तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ति का संकुचन। क्योंकि संकुचन का मतलब क्या होता है? कम होना, सिकुड़ना। ठीक है, चलिए इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस क्वांटिटी और प्राइस। पहली सिचुएशन मान के चलो, वस्तु के मूल्य 30 रुपए, पूर्ति की मात्रा 40। वस्तु के मूल्य मान के चलो घट करके हो गए 20 और पूर्ति की मात्रा भी घट करके कितनी हो गई बच्चों? चलो 30 इकाइयां हो गई। तो पहले ये वाला पॉइंट आया। अच्छा, पूर्ति की मात्रा में कमी हुई है तो यही क्या कहलाएगा? संकुचन। पहले ये वाला पॉइंट आया, बाद में ये वाला पॉइंट आया। अब हमारा वक्र ऐसे ही तो बनेगा ये, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ति का संकुचन। तो पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन समझ में आया बच्चों? ये हमने एक वीडियो में लास्ट, अगर डिमांड वाले टॉपिक की आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही टॉपिक आए थे, मांग का विस्तार एवं संकुचन आया था। वहां पे भी लगभग ऐसी बातें चली थी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है पूर्ति वक्र का शिफ्ट या पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पॉइंट नंबर 2। पूर्ति वक्र में परिवर्तन या शिफ्ट। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन था, ये पूर्ति वक्र में परिवर्तन। तो देखिए इसमें भी 2 सिचुएशन आएंगे, पूर्ति वक्र का दाईं ओर शिफ्ट और पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसमें वस्तु के मूल्य कैसे होंगे? स्थिर होंगे। ठीक है ना, मांग में भी ऐसा ही आया था टॉपिक। जब किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर किंतु अन्य बातों में, अन्य बातें हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो नियम की मान्यताएं थी, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन है, ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, विशेष अवसर हैं, ये सभी अन्य बातें हैं। किंतु अन्य बातों में परिवर्तन होने से पूर्ति में कमी होती है, तब पूर्ति वक्र किधर की ओर शिफ्ट होगा बच्चों? बाईं ओर शिफ्ट होगा। तब पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल डायग्राम देख लेते हैं, किस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, क्वांटिटी प्राइस। हमने पहली सिचुएशन ली
₹10 मूल्य पर पूर्ति की मात्रा कितनी है? 40। ठीक है बच्चों, अब पूर्ति का वक्र इस वाले पॉइंट पर बनेगा। ये हमारा पहला वाला पूर्ति वक्र हो गया, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब वस्तु के मूल्य ₹10 हैं, लेकिन अन्य बातों में कमी हो गई, अन्य बातों में परिवर्तन हो गया। जैसे टेक्नोलॉजी पहले की तुलना में थोड़ी खराब है, संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन हो गया, विशेष अवसर में परिवर्तन हुआ। तो बताइए बच्चों, पहले की तुलना में वस्तु की पूर्ति अब कैसी हुई? कम हुई। अन्य बातों में परिवर्तन होने की वजह से ध्यान रखना है, वस्तु के मूल्य कैसे रहेंगे यहाँ पे? स्थिर। तो अब इस वाले संयोग पर हमें पूर्ति वक्र बनाना होगा, सप्लाई टू। और इस तरीके से पूर्ति वक्र का किधर की ओर शिफ्ट हो गया बच्चों? ये बाईं ओर। ठीक है, इसके बाद अगला इसी में वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर किंतु अन्य बातों में परिवर्तन होने से, अन्य बातों में परिवर्तन होने से पूर्ति की मात्रा कैसी हो जाए बच्चों? बढ़ जाए। तब पूर्ति वक्र किधर की ओर शिफ्ट होगा? दाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है बच्चों, डायग्राम देखते हैं। आसान है बिल्कुल, जैसे हमने लास्ट वीडियो डिमांड वाली जो की थी, मांग वाली, उन्हीं के जैसे टॉपिक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मांग वाले टॉपिक की भी वीडियो आपको देखनी चाहिए। ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे। वस्तु के मूल्य ₹10, पूर्ति की मात्रा मान के चलो कितनी है? 20। तो पूर्ति वक्र पहला वाला हमारा इस पॉइंट पर बनेगा। और वस्तु के मूल्य ₹10 ही हैं, लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन हो गया। जैसे टेक्नोलॉजी पहले की तुलना में अच्छी काम में ली गई, अच्छी काम में ली गई, तो वस्तु की पूर्ति कैसी हो जाएगी बच्चों? वस्तु की पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। और पूर्ति वक्र हमारा किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन होने से, अन्य बातों में परिवर्तन जैसे टेक्नोलॉजी पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी काम में ली गई, विशेष अवसरों में परिवर्तन हुआ, तब पूर्ति की मात्रा बढ़ जाए तो पूर्ति वक्र किधर की ओर शिफ्ट होता है? दाईं ओर शिफ्ट होता है। हमने एग्जाम्पल और डायग्राम इस तरीके से बनाए। वस्तु के मूल्य ₹10, पूर्ति 20, पहली सिचुएशन। अब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी यानी कि अन्य बातों में परिवर्तन हुआ। अच्छी टेक्नोलॉजी काम में ली गई, तो इसी मूल्य पर वस्तु की पूर्ति कैसी हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। तो पूर्ति वक्र हमारा इस नए बिंदु पर बनेगा और पूर्ति वक्र किधर की ओर शिफ्ट कहलाएगा बच्चों? दाईं ओर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारा बच्चों पूर्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।